हरियाणा सरकार में मंत्रियों को विभाग हुए आवंटित। सीएम नायब सिंह सैनी गृह वित्त समेत संभालेंगे कुल 12 विभाग। आरती राव को स्वास्थ्य और श्याम सिंह राणा को कृषि मंत्री बनाया गया। प्रदेश द्वारा दिल्ली को दूषित पानी की आपूर्ति के आरोप पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया पलटवार। कहा, झूठ बोलना और अपनी कमियों का दोष दूसरों पर मढ़ना दिल्ली सरकार की आदत। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के 8 वर्ष हुए पूरे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा, फर्जी कॉल पर विधायी कार्रवाई करने पर किया जा रहा है विचार। यात्रियों की सुरक्षा को बताया सर्वोपरि। और देश भर में मनाया गया पुलिस जवानों के बलिदान को समर्पित पुलिस स्मृति दिवस। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वोच्च बलिदान देने वाले सुरक्षा कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा की नई बनी सरकार ने शपथ ग्रहण के 4 दिन बाद ही सभी कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को उनके विभागों का आवंटन कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गृह, वित्त, सूचना और आबकारी समेत कुल 12 विभाग संभालेंगे। अनिल विज को ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं महिपाल ढांडा को शिक्षा और संसदीय कार्य विभाग, आरती राव को स्वास्थ्य एवं आयुष और श्रुति चौधरी को महिला एवं बाल विकास तथा सिंचाई विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। रादौर से विधायक श्याम सिंह राणा को राज्य का कृषि मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही वे पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग का कार्यभार भी संभालेंगे। डॉक्टर अरविंद शर्मा को पर्यटन, कारागार और सहकारिता विभाग का विभाग दिया गया है, जबकि कृष्णलाल पंवार को विकास एवं पंचायत और खनन विभाग दिए गए हैं। कृष्ण कुमार बेदी को सामाजिक न्याय, अधिकारिता के साथ अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग दिए गए हैं। इसी तरह राव नरवीर सिंह को उद्योग एवं वाणिज्य, वन एवं पर्यावरण के साथ सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा को इस बार जन स्वास्थ्य व लोक निर्माण विभाग सौंपे गए हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को राजस्व और आपदा प्रबंधन के साथ ही शहरी नगर निकाय और नागर विमानन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उधर राज्य कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौरव गौतम को खेल मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही वह युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता और विधि विभाग भी संभालेंगे। राज्य मंत्री राजेश नागर को नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का कार्यभार दिया गया है। इनके अलावा जो विभाग किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं हुए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही देखेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली को हरियाणा की ओर से गंदा पानी सप्लाई करने के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की आदत केवल झूठ बोलना और अपनी कमियों का दोष दूसरों पर मढ़ना है। सीएम ने एक बयान जारी कर कहा कि हरियाणा से दिल्ली को जो पानी दिया जाता है उसका बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड लगभग 2-3 mg प्रति लीटर होता है। इसके अलावा सीएलसी नहर के जरिए जो पानी दिल्ली को दिया जाता है उसका बीओडी 0 के बराबर होता है। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली सरकार से पूछना चाहते हैं कि दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक गंदे पानी के 28 नाले यमुना में जाते हैं, उसमें प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार बताए कि यमुना की सफाई के लिए केंद्र से मिले 6,000 करोड़ रुपए का क्या किया। 3,000 करोड़ तो पिछले 2 साल में मिले हैं। कि दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक जो गंदे पानी के 28 नाले यमुना में जाते हैं उसमें प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार यह बताए कि केंद्र सरकार से यमुना को साफ करने के लिए यमुना एक्शन प्लान के नाम पर अभी तक 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं, जिनमें से 3,000 करोड़ उनको केवल पिछले 2 साल में मिले हैं। उस पैसे का दिल्ली सरकार ने क्या किया है। मुझे लगता है कि दूसरों पर इल्जाम लगाना और सरकारी पैसे से अपना शीश महल बनाना, यह दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की रीत बन चुकी है, जिसमें उन्हें खुद के फायदे से अलग जनता के मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने दिल्ली की आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरों पर इल्जाम लगाना और सरकारी पैसे से अपना शीश महल बनाना उनकी रीत बन चुकी है, जिसमें उन्हें खुद के फायदे से अलग जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार की आदत केवल झूठ बोलना और अपनी गलतियों को दोष दूसरों पर मढ़ने की है। दिल्ली सरकार को चलाने वाली आम आदमी पार्टी
कि यह रीत रही है कि उनको खुद के अलावा हमेशा सब में कमियां नजर आती हैं। हरियाणा से दिल्ली को जो पानी दिया जाता है उसका बीओडी लगभग 2-3 mg प्रति लीटर होता है। इसके अलावा सीएलसी नहर के जरिए जो पानी दिल्ली को दिया जाता है उसका बीओडी शून्य के बराबर होता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि सरकार विमान परिचालन को प्रभावित करने वाली फर्जी कॉल की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सुरक्षा और सतर्कता तंत्र के दायरे को बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। उड़ान योजना के 8 वर्ष पूरे होने पर आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार हितधारकों के साथ परामर्श कर रही है और मंत्रालय फर्जी कॉल पर विधायी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार फर्जी कॉल को संज्ञेय अपराध बनाने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्षों तक जारी रखने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत 50 और हवाई अड्डे शुरू करने या मौजूदा हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने की योजना है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि योजना की शुरुआत से अब तक 86 नए हवाई अड्डों का विस्तार हुआ है और 2,40,000 से अधिक उड़ानें चालू की गई हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत देश में कुल 601 मार्ग बनाए गए हैं और इस वर्ष 84 मार्ग चालू हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आरसीएस उड़ान योजना सिर्फ लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आकांक्षाओं, अवसरों और नई विकास संभावनाओं से जुड़ी है, जिन्हें हम इस देश में खोल रहे हैं। Minister Narendra Modi ji launched this initiative. It was with the belief that aviation can no longer be for the elite or exclusive. He wanted it to be inclusive. He wanted the whole country, each and every citizen of this India, to aspire for air travel. He no longer wanted the हवाई चप्पल वाला to be traveling on the road. He thought हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक सफर जो है ये इस देश में वो सपने को सच सा करने का काम इस सरकार को करना चाहिए और वो करके हमने आज दिखाया। And through Udan we have done it by connecting remote regions where the possibility of having an airport or air travel was totally unimaginable. We have constructed airports there. सिंचाई एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा है कि दक्षिण हरियाणा के सूखे क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई के पानी के प्रबंधन को लेकर आने वाले समय में बेहतर कार्य किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने आज जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जारी विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को अधिकारी तीव्र गति से आगे बढ़ाएं। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल द्वारा शुरू की गई इरिगेशन की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कार्य किया जाएगा ताकि हर व्यक्ति तक पानी की व्यवस्था हो सके। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी सौंपकर मुख्यमंत्री ने उन पर विश्वास जताया है। सिंचाई विभाग के तहत समान जल बंटवारे को लेकर वे कार्य करेंगी तथा महिला कल्याण के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। हमारे तमाम नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये मान सम्मान हमारे ज़िले को दिया है और ऐसे विभाग दिए हैं जिससे डायरेक्टली खूब काम हम कर सकें, दक्षिण हरियाणा के लिए ही नहीं केवल तमाम प्रदेश के लिए। चाहे इरिगेशन की बात हो, चाहे विमेन एंड चाइल्ड की बात हो, ये ऐसे महकमे हैं जो इतना काम का स्कोप है और माननीय चीफ मिनिस्टर जी के उनके नेतृत्व में खूब काम करेंगे। हमारे भिवानी में दिक्कत है पीने की पानी की, हमारे जो इंटरनल सड़कों की, उनके ऊपर भी संज्ञान लिया है और तो शाम के अंदर चाहे निकासी की बात हो, चाहे कई जगह पे वाटर लॉगिंग भी है, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आज संज्ञान लिया है और 1 महीने बाद हम रिव्यू करेंगे ताकि जो जानकारी आज मुझे अधिकारियों ने दी है उसके ऊपर क्या कार्रवाई 1 महीने बाद उन्होंने करी है। आज देश भर में पुलिस जवानों के बलिदान को समर्पित पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन 1949 में पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन से हुई लड़ाई में शहीद हुए 10 पुलिस जवानों की याद में मनाया जाता है। नई दिल्ली के राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे जवान किसी भी स्थिति में, चाहे उत्सव हो या कोई आपदा आई हो, हर समय ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये भारत को सुरक्षित रखने में पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों द्वारा दिए गए बलिदानों का सम्मान देने का अवसर है। आज की रक्षा चुनौतियों के बारे में बात करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और साइबर अपराध से सख्ती से निपटेंगे। यही जवान है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर किबुथु तक हमारी दूर सुदूर फैली हुई सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। यही जवान है जो दिन हो या रात, उत्सव हो या आपदा, तपती गर्मी हो, बारिश हो या शीतलहर, हम सभी की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। आज मैं राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर इन वीर सपूतों को नमन करता हूं और उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके परिजनों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर मैं इनकी श्रद्धांजलि को जनता के सामने रखने का काम करता हूं। पुलिस शहीदी दिवस के अवसर पर आज पंचकुला स्थित पुलिस लाइन में कार्यक्रम रखा गया। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने देश के पुलिस बलों के अमर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। पुलिस जवानों द्वारा परेड कर उन्हें सलामी दी गई। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि आज ही के दिन चीनी सैनिकों ने हमारे 10 सिपाहियों को घात लगाकर मारा था। उन्हीं की स्मृति में सभी अर्धसैनिक बल और पुलिस इस दिन को पुलिस शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। देश में पिछले साल से लेकर अब तक 214 पुलिस सिपाही या अधिकारी शहीद हुए हैं। राष्ट्र की सेवा में अमर शहीदों के बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुरक्षा के लिए अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए नकेल कसी जा रही है। पुलिस शहीदी दिवस मनाया जाता है आज ही के दिन। वर्ष 1959 में लद्दाख में सीआरपीएफ के 10 जवानों को चीनी सैनिकों ने घात लगाकर आज ही के दिन उनको मार दिया था और उसी के बाद से उनकी याद में ये इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो पिछले पूरे साल में शहीद हुए सभी पूरे देश में जो शहीद होते हैं पुलिस जवान और अधिकारी, उन सभी को आज के दिन याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो पिछले वर्ष 1 सितंबर 2023 से लेकर 31 अगस्त 2024 के बीच में ऐसे 214 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी हमारे जो शहीद हुए पूरे देश के अंदर, उन सभी के नाम पढ़े गए आज। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल में रोड क्रॉस करने के लिए एस्केलेटर का उद्घाटन किया। ये एस्केलेटर प्रदेश में ओवर ब्रिज पर लगाया गया पहला एस्केलेटर है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये अंबाला की जनता के लिए एक उपहार है। भाजपा की सरकार में अब बिना किसी रुकावट या कोताही के नॉन स्टॉप विकास किया जाएगा। अधिकारी इसके लिए अपनी कमर कस लें। उन्होंने नगर परिषद के कर्मचारियों से स्पष्ट कहा कि वे क्षेत्र को साफ रखने में अपनी पूरी ताकत झोंक दें। सौंपा है, हम सबने मिलके काम करना। बुलाऊंगा मीटिंग, अभी सेशन है 25-26 का, उसके बाद मीटिंग बुलाएंगे, सारी रणनीति तय करेंगे, मिलके काम करेंगे, बेहतरीन सेवा देंगे अंबाला छावनी को। जो रिकॉर्ड अंबाला छावनी की जनता ने बना के दिया, वैसा ही हम काम करके सेवा करके देंगे। और एक बात मैं अभी कह रहा हूं, अगर नगर पालिका के अधिकारी खड़े हैं, सफाई पर सारी ताकत लगा दो। अगर मुझे कहीं भी ढेर नजर आ गए ना चलते हुए, मैं गुमंतु जाति का मंत्री हूं।
प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण पराली जलाना भी है। किसानों द्वारा पराली को जलाने से रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। किसानों को जिला स्तर पर जागरूक किया जा रहा है। इस बीच कुरुक्षेत्र के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर करमचंद ने किसानों से अनुरोध करते हुए कहा कि वे पराली न जलाएं। उन्होंने सलाह दी कि किसान पराली को इन सीटू मैनेजमेंट के माध्यम से अपने खेतों में मिलाकर भूमि की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से आगजनी की घटनाएं बढ़ती हैं और भूमि की उपजाऊ शक्ति भी खत्म हो जाती है। जिले में पराली प्रबंधन के लिए पर्याप्त मशीनरी उपलब्ध है। पराली प्रबंधन की योजना इन सीटू व एक्स सीटू फसल प्रबंधन के तहत किसानों को 1000 रुपए प्रति एकड़ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत लगभग 25 करोड़ रुपए वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और वे भविष्य में किसी भी सरकारी सहायता के पात्र नहीं होंगे। के साथ हम पराली प्रबंधन पर लगे हुए हैं, जिसमें मशीनों का दिया जाना, हमने 7000 मशीनें अब तक पराली प्रबंधन के लिए दी हुई हैं और प्रोत्साहन राशि के रूप में भी हम किसानों को 1000 रुपये प्रति एकड़, चाहे वो पराली को काट के पीस के ब्रेक करके मशीनों के माध्यम से जमीन में मिला के बिजाई करें या बाहर निकाल लें, दोनों के 1000 रुपये प्रति एकड़ पराली प्रबंधन पर दे रहे हैं। पिछले साल हमने इसमें लगभग 18 करोड़ रुपया दिया है। इस साल हमने 25 करोड़ का टारगेट रखा हुआ है। मशीनों की कोई कमी नहीं है और किसान इसमें पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का किसान हमें मिल रहे हैं जो ठेके पर लेकर खेती करते हैं और इन्हीं किसानों के माध्यम से कहीं कहीं कुछ घटनाएं हर्षक द्वारा, जिसमें 86 घटनाएं हैं 86। मैं 7 एकड़ की खेती करता हूं, जिसमें मैं हर बार अपने खेत में सुपर सीडर से इसको मिलाता हूं। उसको मिलाने का भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा ताकत आती है उससे। लेकिन अब की बार समस्या थोड़ी सी ये आ रही है कि गट्ठे उठाने वाली मशीनें कम हैं, जो बेलर वगैरह हैं उनकी थोड़ी समस्या है किसानों को। लेकिन जो किसान आग लगा रहे हैं उससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होती है और उससे एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं प्रदूषण से। वायु प्रदूषण को भी उससे काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन अगर टाइम पे किसानों को मशीनें अवेलेबल हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसान आग लगाएगा। तो मेरी सरकार से यही अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, जो पिछले साल बहुत कंपाइन से जीरी करती थी और ट्रैक्टर वाले साथ के साथ बढ़ जाते थे, लेकिन अब की बार वो थोड़ी समस्या है। प्रबंधन सीधा सा है जी। हम जिन खेतों में सब्जी लगाते हैं उनमें तो हम गांठे बनवा देते हैं। थोड़ा टाइम तो लगता है उसमें थोड़ा, क्योंकि सब्जी वालों को जल्दी होती है और जल्दी वो किसान मशीनों की अवेलेबिलिटी होती नहीं। बाकी गेहूं के लिए कोई समस्या नहीं है, उसमें सुपर सीडर चला देते हैं, उसके बाद पानी देते हैं। मिट्टी पराली को जब मिट्टी लग जाती है तो वो स्वतः ही नष्ट हो जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब गेहूं बीजने का टाइम होता है दोबारा फिर उसको सुपर सीडर से गेहूं बिजाई हो जाती है, उसमें तो समस्या ही बिल्कुल नहीं है। बल्कि हम गोबर की खाद खेत में नहीं डाल सकते, ये पराली गोबर की खाद का ही सारा काम करती है। पराली के बारे में खेत जड़ता नहीं जी, मैं खेत में गड़ाता हूँ सुपर सीडर के साथ। सरकार ने जो सुविधा दे रखी है जी मशीनी वगैरह की, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। किसानों को धान के अवशेष न जलाने को लेकर एक और जहां प्रशासन द्वारा जागरूक किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर किसान भी प्रशासन का भरपूर सहयोग कर रहे हैं। अंबाला के कुछ किसान खेतों में पराली की गांठें बना रहे हैं। इन किसानों का कहना है इससे एक तो प्रदूषण नहीं होगा और दूसरा उन्हें कमाई का भी लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि सरकार के अनुदान का भी वे भरपूर लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान अब जागरूक हैं और पराली जलाने की बजाय इसकी गांठें बनाकर बेच रहे हैं। इस पर किसान का जो खर्चा आता है उसकी भरपाई सरकार के अनुदान के रूप में हो जाती है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पराली को मिट्टी में मिला दें या फिर गांठें बनाकर बाहर भेज दें। यहाँ से उठा रहे जी, इसका प्रयोग कर रहे जी, उठा के हमारे को भी काम मिल रहा है जी, इसके जरिए 4 बंदों का काम मिल रहा है जी। किसानों के लिए इसमें फायदा है जी, किसानों को जी इसमें फायदा भी हो रहा है जी। पहले जी आग उग लगाते थे जैसे, अभी जी उनको बहुत फायदा हो रहा है जी। अब आग लगाने से प्रदूषण भी कम हो रहा है जी। जहाँ में बेल बना रहे हैं बहुत अच्छा, सरकार ने बहुत अच्छी चलाया है। किसानों से भी यही कहेगी पराली में आग मत लगाएं। आग लगाने के बहुत नुकसान है, पर्यावरण गंदा होता है और जो हम ये बेल बना रहे हैं इसकी भी बहुत कुछ बन रहा है। फैक्ट्रियों में जाके गत्ता बन रहा है, एर वगैरह बहुत कुछ बन रहा है। इसकी हम बेल बनाते हैं, आग नहीं लानी चाहिए, पराली की प्रदूषण होता है। तो ये कहीं
मंत्री बहुत अच्छा कि हम बेल बना रहे हैं, इस पे काम बढ़िया। सरकार द्वारा भी इस पे सब्सिडी देते हैं, 1 किले पीछे 1000 रुपए, इसका हम बिल देते हैं। योजना को बहुत बढ़िया है सर ये तो। प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण के कारण हवा खराब होती जा रही है। ऐसे में भिवानी के लोगों को स्मॉग से बचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश के 8 जिलों में प्रदूषण खराब स्थिति में पहुंच गया है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर दर्ज किया गया। सोनीपत का AQI सबसे अधिक 249 दर्ज किया गया है। इसके अलावा भिवानी में AQI 233 रहा। इसके अलावा हिसार, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, पानीपत और रोहतक में भी हवा की गुणवत्ता काफी खराब रही। पानी के छिड़काव पर फायर ब्रिगेड के ड्राइवर सुरेश कुमार ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए शहर में पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए थे। आज कोर्ट परिसर में पानी का छिड़काव किया गया, जिसके बाद विभिन्न स्थानों पर यह अभियान चलाया जाएगा। जिले के नागरिकों ने भी प्रशासन के इस प्रयास को सराहनीय बताते हुए कहा कि इससे लोगों को स्मॉग व जहरीली हवा से छुटकारा मिलेगा और वे बीमारियों का शिकार होने से बचेंगे। को गीला करने के लिए इससे प्रदूषण कम हो जाएगा। अभी पूरी सिटी में, गांव में, भिवानी शहर में करेंगे। अभी कोर्ट का नंबर है। पराली की वजह से जो ये जो प्रदूषण जो फैला है, उसको प्रशासन द्वारा पानी का छिड़काव करके इसकी रोकथाम की जा रही है। ये प्रशासन द्वारा बड़ा सराहनीय काम है, तो इस चीज के लिए हम प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आगे भी इस तरह से भविष्य में भी प्रशासन इसी प्रकार शहर को साफ सुथरा बनाने में अपना पूरा सहयोग करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है सरकार का, और जो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं कर्मचारी या जो भी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसी प्रक्रिया चलती रहे तो हम प्रदूषण से बचते रहेंगे। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, इससे पानी का छिड़काव किया है, और बाकी पूरे शहर में भी करने का इनका प्रोग्राम है। गौरतलब है कि प्रदेश में दूषित होती हवा का एक बड़ा कारण पराली जलाने के मामलों को माना जा रहा है। राज्य में अभी तक पराली जलाने का आंकड़ा 600 के पार पहुंच गया है। कृषि विभाग के साथ प्रशासन भी लगातार किसानों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, ताकि पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाई जा सके। प्रदेश सरकार द्वारा डायलिसिस को निःशुल्क करने के फैसले पर सिरसा के स्वास्थ्य विभाग ने अमल करना शुरू कर दिया है। नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र भादु ने बताया कि रोजाना 8 से 10 किडनी के मरीज डायलिसिस के आ रहे हैं और उन्हें ये सुविधा निःशुल्क दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कोई भी निवासी कहीं भी इस योजना का लाभ उठा सकता है। ये निःशुल्क डायलिसिस सुविधा गरीब मरीजों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। सुविधा दी गई है, वो अभी हमें तत्काल प्रभाव से कल ही लागू कर दी थी, 18 तारीख से लागू कर दी थी। और उसके अंदर अभी रोजाना करीब 8 से 10 मरीजों को मुफ्त में सेवाएं दे रहे हैं। और हरियाणा का जो भी निवासी है, चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस का हो, सभी लोगों के लिए ये सुविधा मुफ्त रहेगी। मरीज होते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज के, उनमें गुर्दे में काम करना कम काम कर रहा होता है, तो उसके कारण उसको बार बार हफ्ते में किसी को 2 बार, किसी को 3 बार, महीने में 8 से 10 बार तक उसको डायलिसिस करवाना पड़ता है। और ये पहले काफ़ी महंगा साबित होता था कि हर बार उसको 1200-1300 रुपये लग जाते थे। वहीं उपचार करवाने आए मरीजों ने सरकार के इस फैसले को सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि वे सरकार का धन्यवाद करते हैं कि इस तरह की योजना लेकर आए। उन्होंने कहा कि पहले डायलिसिस कराने के लिए 2000 से 3000 रुपए का खर्चा आता था और गरीब परिवार इतने पैसे नहीं भर पाते थे, जिससे उनका इलाज अधूरा रह जाता था। अब सरकार ने इसे फ्री कर दिया है और ये गरीबों के लिए वरदान साबित होगी। लोग दूर दूर तो आने थे, फ्री हो गए, चलो कईयों को पैसे लगते ही, कईयों नहीं लगते। पहले वधिया बहुत वधिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया स्कीम दे दी मुख्यमंत्री जी मोदी ने, हम इसके लिए बहुत खुश हैं। और हम जैसे इन्होंने पद संभाला, इन्होंने पहले पोती ये सबसे बड़ा डायलिसिस, जो गरीब आदमी आते थे उन पे पैसे नहीं थे, कईयों को बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन ये जो स्कीम दी है बहुत बढ़िया कर दी। मैं आगे से ये कहूँगा यही बनते रहे और यही स्कीमें चलती रहे, और गरीबों के लिए डायलिसिस जो फ्री की है ये बहुत बढ़िया सुविधा। डबवाली से अपनी बेटी का इलाज करवाने आई महिला परमजीत कौर ने बताया कि ये काफी अच्छी योजना है और इससे गरीब परिवार के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। पहले पैसे लगते थे इसमें, अब ये फ्री हो रहा है और जहाँ का सर से का स्टाफ भी बहुत अच्छा है।
ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਡੱਬਵਾਲੀ ਲੱਗਦਾ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप सी और डी की भर्ती में सफल हुए स्थानीय युवाओं को भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने सम्मानित किया है। विधायक घनश्याम सराफ ने दिनोद गांव जाकर नौकरी पाने वाले युवाओं को सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये बच्चे बधाई के पात्र हैं। अपनी काबिलियत के बल पर बच्चों ने नौकरी पाई है। बिना पर्ची व खर्ची के नौकरी देने की जो मुहिम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुरू की थी, उसे अब सीएम नायब सिंह सैनी ने आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस की पैसे लेकर नौकरी देने की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। उन्होंने डीएससी समाज को मिले आरक्षण पर भी खुशी जताई। हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद लगे हैं, वे सब बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पढ़ाई करके अपने पद को प्राप्त किया है। मैं ऐसे बच्चों को नमन करता हूं और उनको एक धन्यवादी तबके लगा के उनको मैंने आशीर्वाद किया है कि आप आगे आए, देश की कमान आपके हाथ में आने वाली है। तो इस प्रकार के माननीय मनोहर लाल जी ने ये काम शुरू किया था और आज नायब सैनी जी ने चुनाव के तुरंत बाद, उनकी शपथ के तुरंत बाद उन्होंने 25,000 बच्चों को नौकरियां दी। ये एक बहुत बड़ी बात है और जो बच्चे होशियार हैं वे नौकरी पाने में सफल रहते हैं। पहले ये कहा करते भाई भाग दौड़ कर ले, खेल के लगा देंगे इतने नंबर, लेकिन पैसे से और जमीन बेच के या घर का जेवर बेच के बच्चे नौकरियां लगते थे। आज ऐसी अवस्था को माननीय मनोहर लाल जी ने दूर कर दिया है। बिना पर्ची की नौकरी देने की नीति से प्रदेश के युवाओं में उज्जवल भविष्य की उम्मीद जगी है। इस नीति के तहत जिला जींद के जुलानी गांव के 1 दर्जन से अधिक युवाओं को अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी मिली है। गांव में युवाओं की तैयारी के लिए बाकायदा लाइब्रेरी बनाई गई, जिसमें सभी युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। गांव के सरपंच नरेश कुमार ने बताया कि हाल ही में जारी हुए भर्ती परीक्षाओं के परिणाम से गाँववासी खुश हैं। गाँव के अनेक गरीब परिवारों को रोजगार का सहारा मिला है। पूर्व की सरकारों में ऐसा संभव नहीं था। नौकरी पाए युवाओं ने भी बताया कि उन्हें केवल योग्यता के आधार पर ही रोजगार मिला है और उसके लिए उन्हें कोई खर्चा नहीं देना पड़ा और न ही अनावश्यक चक्कर लगाने पड़े। मेरे गांव के बच्चे 12 बच्चे लगे हैं और मैं बहुत खुश हूँ इस सरकार से जिस कार्य किया है। और जो मेरे गांव के 12-13 बच्चे लगे हैं, पोस्ट सर बहुत अच्छी पोस्टों पे लगे, कोई पटवारी है, कोई क्लैरिकल में लगा है और कोई टीचर भी लगा है, मतलब अच्छी जगह पे लगे हैं। और सरकारों की अपेक्षा तो मैं ये अच्छी बात कहूँगा, क्योंकि सरकार में जितनी मतलब कि पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में अच्छे कार्य हो रहे हैं और सरकार जो कहती है वो करती भी है। हम इस सरकार से खुश हैं। सरकार जो अपने ठोस कदम उठाती है उस पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी अच्छे से कार्य भी कर रहे हैं और हम संतुष्ट हैं। मैं बच्चों को बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दिलवाऊंगा, वो करके दिखाया है बीजेपी ने। बीजेपी आई है ना, इसके बाद बहुत बच्चे का सिलेक्शन हुआ है जी। हाँ, पूरी खुशी है, हमारी गली में भी पूरी खुशी हो रही है। जो कर अपने जेठानी है उनका भाई उसमें हुआ है, मतलब पटवारी का ऊपर ला कि सेक्रेटरी बोलना ग्राम सचिव। हाँ, ग्राम सचिव का ये अपने गली में ही है भी 3 बहन। मेरा लड़का 1 नंबर तक कम रहेगा, वो पटवारी सिलेक्शन हुआ उसका। बहुत अच्छा काम है। बड़े गरीब बच्चे लागे हैं, गरीब बच्चे लागे बिना पैसे भाई पढ़ाई के आधार पर, पढ़ाई के आधार पर बच्चे लागे हैं, कोई पैसा नहीं, कोई नहीं, कोई भेदभाव नहीं सरकार में, भेदभाव नहीं है इसमें सरकार में कोई। पर पहली सरकार तो कई लिस्ट बना कर दी भाई, अपना वोटर सही फलाना है झगड़ा है, वो इस तरह तुमने अपना कास्ट बांट के नहीं तो एक लिस्ट बनाना, जो बच्चा आ गया बाकी उसे सिलेक्शन हो गया। अभी ग्राम प्रधान सचिव के ऊपर सिलेक्शन हुआ है। वैसे तो 3 पोस्टों में मेरा सिलेक्शन था, ग्राम प्रधान सचिव, पटवारी और क्लर्क के ऊपर। मुझे अपनी पहली प्रेफरेंस ग्राम प्रधान सचिव ही मिली। हाँ, सरकार ने अपना आते ही वादा किया। नायब सैनी जी ने जो अपना कार्यकाल संभाला, उन्होंने उसको घोषणा की थी कि आप शपथ बाद में लेंगे, पहले वो हमारी भर्ती को पूरा करेंगे। उन्होंने आते ही शपथ लेते ही नौकरी का रिजल्ट निकाला और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने अपनी पढ़ाई गांव के स्कूल से ही की और अपनी गरीबी के चलते मैंने कभी अपनी संघर्षों से पीछे नहीं हटी। मैंने मास्टर्स कर रखी है
और मेरा एक सपना था कि मैं एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करूं, लेकिन ये सपने को बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से ही हुआ। जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि मैं शपथवाद में लूंगा और 25,000 नौकरियों को पहले पूरा करूंगा। हमने उसका समर्थन करते हुए सभी युवाओं ने बीजेपी को ही वोट दिया और सीएम साहब ने भी अपने जो जुबान थी या जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा करते हुए ऐसा ही किया और सभी बेरोजगारों को नौकरी दी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।